मीटर डाउन समझते हैं ना आप, जैसे जो ऑटो वाला सिस्टम होता है या जो टैक्सी वाला सिस्टम होता है दिल्ली में या मुंबई में, वो देखिए जब टैक्सी वाले आते हैं आप उनको हाथ देते हैं या वो आपको देख के रुकते हैं, तो जैसे ही वो रुकते हैं तो बिफोर टॉकिंग एनीथिंग दे स्विच देयर मीटर टू ज़ीरो। तो हमको जब कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, जब कुछ ऐसा लगेगा कि ये हमारे हाथ से निकल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीटर डाउन सिचुएशन। मीटर डाउन का मतलब कि हम उस टॉपिक के बिल्कुल बेसिक पर चले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्या है? बिल्कुल बेसिक है पिक्टोरियल एविडेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर में दिखाने का तरीका है। इसका मतलब कि पिक्चर में दिखाने का मतलब कि अगर हमको किसी नोटबुक में ये दिखाना है कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है और उसके चारों तरफ जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में पिक्चर में दिखाने का जो तरीका है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट द पिक्टोरियल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पिक्टोरियल एविडेंस हैं, पिक्टोरियल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है। और इसी तरीके से इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, वो ये है कि पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो भी चीज़ जिसका नाम टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज क्या चीज़ है? टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग 1 मानते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये एक कोई माइनस क्यू चार्ज है, तो उनका ये कहना है कि टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज माना है, इट इज़ फ्री टू मूव, जो भी टेस्ट चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स थे उन करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने कोई टेस्ट चार्ज रखा, इस पॉइंट पर अगर हम लोगों ने कोई टेस्ट चार्ज रखा तो वो इधर जाएगा। ये जो लाइन है ये इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली टेस्ट चार्ज का पाथ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज। अब अगर ये पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेजिनरी होगा। ये बात समझते हैं? क्योंकि टेस्ट चार्ज खुद इमेजिनरी है तो उसका पाथ भी इमेजिनरी होगा। दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ रखते हैं तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो इधर जाएगा। ये हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वो रिपेल होगा तो ये इस तरफ जाएगा, यहाँ रखने पर इस तरफ जाएगा, यहाँ रखने पर इस तरफ जाएगा, यहाँ रखने पर इस तरफ जाएगा, यहाँ रखने पे इस तरफ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का ये तरीका हो गया कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, इसका मतलब जहाँ पर फील्ड लाइंस हैं, जहाँ पर फील्ड लाइंस हैं वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को हम लोग दिखाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस में इतना अंतर होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। क्यों अंदर की तरफ आएंगी? क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये जो रेफरेंस चार्ज है जिसकी फील्ड लाइंस हम लोग दिखा रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। ठीक बात है। तो एक इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक डेफिनेशन हम लोगों ने, एक करेक्टरिस्टिक समझी, वो ये है, पहली करेक्टरिस्टिक कि ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व का मतलब क्या है?
स्मूथ कर्व का मतलब ये है कि इसमें इसके पाथ में, टेस्ट चार्ज के पाथ में कोई हर्डल्स नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस कर्व का मतलब होता है कि पाथ कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। और ब्रेक कब होता है? अगर आप किसी भी पार्टिकल के पाथ की बात कर रहे हैं तो ब्रेक होने का मतलब ये है कि उसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो, वो वहां रुके, फिर वो वहां से अगर टर्न लेता है तो उसको हम लोग ब्रेक कहते हैं। वो लेकिन टेस्ट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जो हमारा पाथ है, टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वो कंटिन्यूअस के अलावा कुछ हो। जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बनती है वो भी ऐसे बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट द पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज। इसका मतलब एन इमेजिनरी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व along which a test charge can move। पूरी इसकी डेफिनेशन ये। तो ये जो हम लोग 1 2 3 4 लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं। ठीक बात। प्रॉब्लम तब आती है जब हमको एक से ज्यादा चार्जेस की, एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस की फील्ड लाइंस दिखानी होती हैं। अब फील्ड लाइंस, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी टेस्ट चार्ज का पाथ है वो डिपेंड करता है फोर्स एंड वेलोसिटी पर। इनफैक्ट किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ डिपेंड करता है दो बातों पर, और वो है फोर्स एंड वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल या पाथ ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, decided by two things. Number one, force acting on the body, और नंबर टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये दो चीजें मिलके किसी भी बॉडी का पाथ डिसाइड करती है। बहुत ध्यान से देखिए, ये दो चीजें हम लोग कैसे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज F है, दूसरी चीज V है। F और V दोनों वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। आप लोगों ने ये वाला टॉपिक जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का पाथ डिसाइड करने वाली दो चीजें हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी, ये आपने अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहीं ना कहीं का मतलब काइनेमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में आपने ये बातें पढ़ी हैं। मैं उसको एक कंपोजिट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो टॉपिक थे, एक तो था काइनेमेटिक्स और एक था डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स वो होता था जहां पर हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, और डायनामिक्स वो होता था जहां पर हम लोग फोर्स और मोमेंटम और उसकी बात करते थे। ये दोनों चीजों में कैसे पाथ डिसाइड होता है, ध्यान से समझिए। क्या होने जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एक चीज यहां पर है वो है थीटा, और मान लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर। ठीक है। अब इनका ये कहना है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें थीटा 0 डिग्री होगा। बहुत ध्यान से देखिए, थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी एक ही लाइन पर है और एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि ये अगर कोई एक बॉडी है तो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है और इवेंचुअली इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। ऐसी सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री होता है, और इस सिचुएशन में जो पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बॉडी का स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन पाथ विद इंक्रीजिंग स्पीड। आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पढ़ी हैं। सबसे सिंपल और पॉपुलर सिचुएशन ऐसी आपने पढ़ी कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो ये वो सिचुएशन होती है कि जब बॉडी को वेलोसिटी, अब उसके डाउनवर्ड मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी, जब कोई आपने बॉल ड्रॉप करी या कोई स्टोन ड्रॉप करा तो बॉडी की वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और स्पीड इंक्रीज करेगी। वेरी गुड। नंबर 2 सिचुएशन क्या है? नंबर 2 सिचुएशन ये है कि जिसमें थीटा 180 होगा
और नंबर 2 सिचुएशन ये है जिसमें थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या कि ये एक बॉडी, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये जो एंगल है थीटा, ये 180 डिग्री है। ऐसी भी सिचुएशन आपने पढ़ी, ऐसी सिचुएशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। और फिर से बात समझिए, यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी एक ही लाइन में है, तो जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स और उसकी वेलोसिटी दोनों एक ही लाइन पर होंगे तो पाथ इस सिचुएशन में भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो एम मास की बॉडी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं द पाथ ऑफ दिस बॉडी is again a straight line with decreasing speed। ये रिटार्डेशन का केस है, ये रिटार्डेशन का केस है, ध्यान से समझिए। लेकिन फोर्स और वेलोसिटी जिस चीज पर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि थीटा 180 का केस और 0 का केस दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। तीसरी सिचुएशन इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है और वो आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी है। टॉपिक का नाम था सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन ये थी कि थर्ड सिचुएशन में वो ये कह रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब तक फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी तक वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलेगी। ध्यान से सुनिए, एज लॉन्ग एज द फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, तभी तक वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी। तो ये सर्कुलर पाथ का केस है। एम मास की बॉडी, टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पर हो गई और ये आ गया इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, बॉडी यहाँ पर चलेगी। जब वो इस पॉइंट पर जब हमारी बॉडी आ जाएगी, ये हमारी एम मास की बॉडी है, तब इसकी स्पीड वेलोसिटी यहाँ पर होगी और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल। अब इन तीनों सिचुएशन को, सिचुएशन नंबर 1 जब पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और वेलोसिटी एक ही लाइन में थे और सेम डायरेक्शन में थे, सिचुएशन नंबर 2 जब पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और वेलोसिटी एक ही लाइन में थे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, और तीसरी सिचुएशन ये डिस्टिंक्ट सिचुएशन है थीटा 0, 180 और 90। पर इन तीनों से जो कॉमन फैक्ट निकलता है वो क्या है? कॉमन फैक्ट ये निकलता है कि अगर किसी सिचुएशन में इफ f is along velocity vector, then it will change speed only. मैं ये क्यों कह रहा हूं स्पीड ओनली? ध्यान से समझिए, एक और मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स का और डायनामिक्स मिला के जिसको हम लोग कहते हैं एक और फैक्ट है, वो ये है, स्टेटमेंट ये कहता है कि इस इक्वेशन में, ये जो पॉपुलर इक्वेशन है, आपको कुछ भी ना आता हो लेकिन ये इक्वेशन जरूर आता है आपको, जिसमें वो कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम्स मास या मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma का फॉर्म। मेरा ये कहना है कि दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन, एवरी एक्सेलरेशन इज caused by a force and measured as rate of change of velocity। तो एक्सेलरेशन को जब मेजर किया जाता है तब वो कहते हैं कि मेजरमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही अंतर था जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े तब आपको ये बात बताई गई, और जब आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े तब आपको ये बात बताई गई। तो क्या इसका मतलब ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं। जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है वहां पर लॉज ऑफ मोशन भी वैलिड है। वो सवाल सिर्फ इतना होता है कि हमने मास की बात की या नहीं की। अगर हम लोगों ने मास की बात की तो हम लॉज ऑफ मोशन में आ गए, हम मोमेंटम की बात करने लगे, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स की बात करने लगे।
अगर हमने, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करते हैं, तब हम ये नहीं देखते कि जो बॉल ड्रॉप की गई या जो स्टोन फेंका गया या जो कार जा रही है उसका मास कितना है। जब तक मास की अकाउंटेबिलिटी हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं तब तक वो काइनेमेटिक्स है, तब तक वो इक्वेशन ऑफ मोशन में डील करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से वो 3 फेमस इक्वेशन 3 से 6 और फिर वो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये स्टेटमेंट लिखा है कि जो फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी की लाइन में, इसका मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये थोड़ा सा अनऑफिशियल है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा अनऑफिशियल है कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन डिफाइन की जाती है। हमने, हो सकता है कि आपने इसको ऐसा लिखा हुआ ना देखा हो कहीं, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी आप ऐसे ही करते हैं कि स्पीड जिसमें डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी चेंज कौन करेगा? वो वेलोसिटी चेंज करेगा फोर्स, जिसको हम ये कहते हैं कि फोर्स मोमेंटम चेंज करेगा, बट एक्चुअली वेलोसिटी चेंज कौन करेगा? फोर्स। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर आप इस इक्वेशन पर अगर फोकस करेंगे तो अभी हमारा उद्देश्य ये है कि वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज हो सकती है। पहला चेंज क्या है? पहला चेंज ये है कि केवल स्पीड चेंज हो रही है। दूसरा चेंज क्या है कि केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि अगर वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ ही जा रहा है। जो हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 और 2 डिस्कस की हैं, एक बार फिर से देखिए, जो हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 और 2 डिस्कस की हैं यहाँ पर, ये सिचुएशन नंबर 1 है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है। वो ये वाली सिचुएशन है जहां पर हम कहते हैं कि द एक्सेलरेशन इज कॉजिंग ओनली चेंज इन स्पीड। तो मैंने अब यहां से उल्टा क्या है कि वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज होगी। पहला तरीका जब केवल स्पीड चेंज हो रही, केवल स्पीड वाली सिचुएशन कौन सी है? 1 और 2। केवल डायरेक्शन, इसका मतलब कि अगर केवल डायरेक्शन कब चेंज होगा? ये जो सिचुएशन थी ये थीटा 0 और 180 वाली सिचुएशन थी। ये जो सिचुएशन है जहां पर केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये थीटा 90 वाली सिचुएशन है। बहुत ध्यान से देखिए, सर्कुलर मोशन देखिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यहां पर जो भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो स्पीड चेंज ही नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में यही हो रहा है। इस इक्वेशन को आप लोग ये पॉपुलर वर्ड यूज करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, थीटा 90 की सिचुएशन, वो केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। पर याद रखिए, नेचर में या जो सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि दुनिया की हर सिचुएशन में केवल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0, 180 या 90 होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई एक्यूट एंगल, कोई ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे। तो जो तीसरी सिचुएशन है वेलोसिटी के चेंज होने की या एक्सेलरेशन के नॉन जीरो होने की या नेट फोर्स के नॉन जीरो होने की, इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन के साथ ये जो फोर्स होता है, दिस इज ऑलवेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक से देखिए, अब क्या हुआ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि व्हेन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग विथ टाइम, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। ये कौन सी सिचुएशंस हैं, इसको हमको समझना है। तो पहली सिचुएशन मैंने यहां पर ये बताई कि इफ एफ इज अलोंग वेलोसिटी देन इट विल चेंज स्पीड ओनली। दूसरी सिचुएशन क्या है कि व्हेन फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर,
it will change only direction. It will change only direction, but we will have, or we actually have here in case of this charge particle and path of a टेस्ट चार्ज, इसमें फोर्स और वेलोसिटी का बहुत ज्यादा वेरिएशन होने जा रहा है। ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन ऐसी है कि कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक बात है। ये दो सिचुएशन मैं आपको कौन सी बता रहा हूं? जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90, 180 और 0 के अलावा है। अलावा का मतलब मान लीजिए ये इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए ये इसकी वेलोसिटी है, बहुत ध्यान से देखिए, और फोर्स यहां लग रहा है। ये जनरल मैकेनिक्स का फैक्ट है, कहीं पर भी काम आएगा। इसका कोई 11, 12 जेई नीट से लेना देना नहीं है। ये जनरल फिजिक्स का कंसेप्ट है, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल। इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट किए। क्यों किए भाई? इसलिए किए क्योंकि हम लोगों ने 0, 180 और 90 को बेसिस बनाया है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट करना है वेलोसिटी की लाइन में, ये वेलोसिटी की लाइन है, और इस लाइन पर फोर्स का एक कंपोनेंट करना है, वो ये कंपोनेंट आ गया। ये एंगल थीटा था, इस फोर्स का नाम एफ कॉस थीटा रख दिया। इसको एफ पैरेलल भी कहते हैं। पैरेलल मतलब द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी, ये है एफ कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स यहां हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब हम ये कहना, या तो आप ऐसे देखें, जब हम फोर्स के कंपोनेंट कर देते हैं तब अब इस समय बॉडी पर तीन फोर्स नहीं है, या तो हम ये कहें कि इस बॉडी पर दो फोर्स हैं। कौन कौन से? एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। और या फिर कहें कि एफ है। तो अगर हम एफ कह रहे हैं तो एफ का मतलब यह है कि थीटा एक्यूट है, और अगर थीटा का मतलब वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल। तो अगर एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल क्या करेगा? एक्यूट एंगल उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा। स्पीड कौन सा कंपोनेंट चेंज करता था? जो वेलोसिटी की लाइन में होता था। एक कंपोनेंट वेलोसिटी की लाइन में है, वो स्पीड चेंज करेगा, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब कि ये वो सिचुएशन है जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल है, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। तीसरी सिचुएशन, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली सिचुएशन नंबर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ये सिचुएशन नंबर 1 है थीटा 0, और ये सिचुएशन नंबर 3 है थीटा 90। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन सिचुएशन नंबर 1 एंड सॉरी ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 2 का मतलब क्या था? 2 का मतलब ये था कि फोर्स का एक कंपोनेंट, बहुत ध्यान से देखिए, इस फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की लाइन में ये आ गया, ये वाला एंगल थीटा था, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये स्पीड कम करेगा, इसलिए ये सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन नंबर 2 थीटा 180। तो इस वेलोसिटी और एफ कॉस थीटा, या जिसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, पैरेलल का मतलब कि वेलोसिटी की लाइन में, और इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट ये आ गया एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो डायरेक्शन चेंज करेगा, एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो स्पीड कम करेगा। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा एक सिंगल चार्ज था, बहुत ध्यान से देखिए, जब हमारा सिंगल चार्ज था, जब एक चार्ज था, तब तो चीजें हमारे कंट्रोल में थी। कंट्रोल का मतलब क्या? कंट्रोल का मतलब ये कि हम लोग जब एक सिंगल चार्ज था तब हमारी वो एक सिचुएशन, जो ये वाली सिचुएशन थी, अगर हम लोग टेस्ट चार्ज यहाँ रखते थे तो वो इधर जाने लगता था। टेस्ट चार्ज के ऊपर रेफरेंस चार्ज, जिसकी फील्ड लाइंस हम लोग दिखा रहे हैं, वो एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री था। स्ट्रेट लाइन पाथ, इंक्रीजिंग स्पीड चल रहा। हमारा जो सरोकार है, हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पर है, वो केवल पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज से, बैक टू द काइनेमेटिक्स से वापस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पे आ गए। और इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अनऑफिशियल डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की फिलॉसफी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फिलॉसफी ये है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये पिक्टोरियल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चित्र के माध्यम से दिखाने का तरीका। और इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज। तो क्योंकि पाथ आ गया इसलिए उसमें फोर्स और वेलोसिटी दोनों का केस है। हम लोगों ने थोड़ा सा मैकेनिक्स में पाथ डिसाइड करने के लिए फोर्स और वेलोसिटी का क्या रोल होता है, क्या एंगल होता है, ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की। सिंगल चार्ज में चीज़ें आसान थी। यहाँ पर अगर कोई एक टेस्ट चार्ज हम लोगों ने एज्यूम किया तो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ। इसलिए ये पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी हम लोगों ने कन्वेंशनली एज्यूम करी कि इट इज़ फ्री टू मूव, तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। इसलिए फील्ड लाइंस का एरो यहाँ पर है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि समस्या तब होती है जब दो चार्जेस आ जाएं। दो चार्जेस का मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। हम लोग अभी सहूलियत के लिए, सहूलियत मैथमेटिकल, कि यहां पर एक क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस बनानी है। ध्यान क्या रखना है? फील्ड लाइंस क्या है? टेस्ट चार्ज का पाथ। पाथ कैसे डिसाइड होगा? फोर्स और वेलोसिटी से। तो उन्होंने कहा कि भाई एक लाइन जो है वो हमको बहुत क्लियर दिख रही है, ये वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसका एरो भी इस तरफ है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ बीच में कहीं भी रखेंगे इन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग पे, तो वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इस बात को इस वर्जन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वर्जन में कैसे कहते हैं? द फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। आप अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कहीं पर ऑफिशियल किसी बुक में या जो भी दूसरे लोग आपको पढ़ाएंगे, वहां पर ये लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। और ओपन कर्व के बाद यहां पर ऐसा लिखा होगा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोगों को कहीं दूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम यहाँ पर थोड़ा इससे दूर बना देते हैं। नेवर माइंड। तो एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसका डिसाइड करना है पाथ। यहीं पर बना देते हैं सेंटर में, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये वन ऑफ द फील्ड लाइन है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज यहाँ पर चलेगा। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन आ रही है ऐसी, ये है दूसरी लाइन। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन, क्या ये लाइन पैराबोलिक है? नहीं, ये लाइन पैराबोलिक नहीं, क्योंकि पैराबोला में ऐसा होता है, जो आपने पैराबोला पढ़ा या प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपने पैराबोला पढ़ा तो उसमें फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स या एक्सेलरेशन। यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट चार्ज यहां पर है, क्यों टेस्ट चार्ज यहां पर मान रहे हैं? इसलिए क्योंकि फील्ड लाइंस आर नथिंग बट द पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां पर है तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स यहां लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाले से कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डायग्राम में, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम लोगों ने क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसलिए हमने ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाया। पर ये बात समझिए कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का फोर्स आएगा। ठीक बात है। और अब आप समझिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग यहाँ पर F पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आएगा Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। R1 का मतलब ये वाला डिस्टेंस। फिर अगर हम F नेगेटिव लिखेंगे तो ये आएगा Q नॉट अपॉन R2 स्क्वायर। R2 का मतलब ये वाला डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक का। अब आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है और टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, जैसे ही टेस्ट चार्ज अगले पॉइंट पर आया, F पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बदल गया।
और उनका डायरेक्शन भी बदल गया। इसका मतलब कि ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली वेरिएबल फोर्स सिचुएशन। यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी लगातार बदल रही है, और इसकी वजह से ये पाथ हमारा एक कर्व्ड पाथ आ रहा है। तो वो जो ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन, ये एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस का सेट होता है, वो कुछ ऐसा होता है, एक लाइन यहाँ पर, दूसरी लाइन यहाँ पर, तीसरी लाइन यहाँ पर। ये देखिए ध्यान से, इसका मतलब इफ वी पुट अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, वो यहां से बेंड क्यों करने लगा? बेंड इसलिए करने लगा कि जब वो यहां पर होगा तो उसके ऊपर फिर ये वाला चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम थोड़ा दूर से स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन ऐसी जाती है। अगर इसी तरीके से जो इसकी सिमेट्रिकल ये फील्ड लाइन यहां से ऐसी जाती है, ये अगर हमने ठीक इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा तो वो टेस्ट चार्ज यहां से अंदर की तरफ आएगा, इसलिए हमने एरो अंदर बना दिया। अगर यहां पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा तो एरो इधर जाएगा, इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? और इसी तरीके से एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, इसका मतलब कि ये टेस्ट चार्ज यहां से ऐसा माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पर जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या? कि जो इन दोनों चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक रीजन होगा उसके बाहर का कोई पॉइंट। और फिर वो ये कहते हैं कि यहां से इन्हीं लाइंस को हम लोग अंदर ले लेते हैं कि टेस्ट चार्ज यहां से अंदर आएगा। ये देखिए, ये तो दिस जो ये स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर यू कैन सी क्लियरली कि जो ये सिचुएशन है ये क्या है, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ डिफरेंट साइन। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर बनाया। यहां पर देखिए, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? आप ये बात समझते हैं कि अगर दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये बात पहले भी की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए, और वहाँ हमने ये बात समझी कि जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में किसी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फिर से मीटर डाउन, मीटर डाउन समझते हैं ना आप? जैसे जो ऑटो वाला सिस्टम होता है या जो टैक्सी वाला सिस्टम होता है दिल्ली में या मुंबई में, वो देखिए जब टैक्सी वाले आते हैं आप उनको हाथ देते हैं या वो आपको देख के रुकते हैं, तो जैसे ही वो रुकते हैं तो बिफोर टॉकिंग एनीथिंग दे स्विच देयर मीटर टू ज़ीरो। तो हमको जब कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, जब कुछ ऐसा लगेगा कि ये हमारे हाथ से निकल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीटर डाउन सिचुएशन। मीटर डाउन का मतलब कि हम उस टॉपिक के बिल्कुल बेसिक पर चले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्या है? बिल्कुल बेसिक है पिक्टोरियल एविडेंस, इसका मतलब कि चित्र के माध्यम से दिखाने का तरीका। बिल्कुल बेसिक क्या है? पाथ ऑफ अ टेस्ट चार्ज, इसका मतलब कि और टेस्ट चार्ज का पाथ कैसे डिसाइड होता है? फोर्स और वेलोसिटी से। अब पहली डेफिनेशन थी पिक्टोरियल एविडेंस, तो भाई जहां पर फील्ड इंटेंसिटी जहां पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो है वहां लाइन कैसे हो सकती? इसका मतलब जहां लाइन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। तो यहां पर जब हम लोग टेस्ट चार्ज का पाथ बनाते हैं तो एक्चुअली ये वाली लाइन यहां पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये लाइन जब हम बनाते हैं तो उससे ऐसा भ्रम होता है। भ्रम समझते हैं? भ्रम, ऐसा भ्रम होता है कि यहां पर हमारी फील्ड है लेकिन ये लाइन ऐसे बनती है। इसका मतलब अब बहुत ध्यान से देखिए कि टेस्ट चार्ज यहां पर हमने रखा, इसने इसको रिपेल करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये इसकी जद में आया, ये इसकी रेंज में आया, दूसरे प्लस क्यू चार्ज की रेंज में आया, तो उसने भी उसको रिपेल करना शुरू कर दिया, इसलिए वो पार्टिकल ऐसे बेंड कर गया। यहां रखेंगे तो सिमिलर बिहेवियर, यहां रखेंगे तो सिमिलर बिहेवियर, यहां रखेंगे तो सिमिलर बिहेवियर। ऑल दीज लाइंस द एरो विल बी लाइक दिस। दो लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहां भी सिमेट्रिकल नहीं मैं बना पाया हूं, मैं इसको ठीक कर देता हूं। अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब कि ये यहां से लाइन जो है
ये लाइन इसके ठीक ऐसे जाएगी, ये लाइन ठीक ऐसे जाएगी, तो बीच में ये सिमेट्री आएगा। ये एक लाइन यहाँ बनाएंगे, यहाँ से दोनों तरफ ये लाइन बाहर जाएगी। बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। इस केस में पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रही है, नेगेटिव चार्ज से अंदर आ रही है। यहाँ पर दोनों में बाहर जाएगी, ये ऐसे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे, ये एक लाइन ऐसे। ध्यान रखिए कि ये सारी लाइंस जो हैं ये चार्ज, टेस्ट चार्ज का पाथ डिनोट कर रही हैं। इस रीजन में कोई लाइन नहीं होने का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ पर इस सेंटर रीजन में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। ध्यान से देखिए, इन्हीं पर हमको फोकस करना है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं।